अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ये एक्सरसाइज सीक्वेंस से रिलेट करती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सीक्वेंस क्या होता है। अब देखें, हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सेट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करूं तो वो किस तरह से लिखा होता है? वो लिखा होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से। और डॉट और लगे होते हैं, नॉर्मली 3 डॉट्स लगे होते हैं। 3 डॉट्स इसके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि 3 डॉट्स लगे होते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, नंबर्स एक तरतीब के साथ लिखे होते हैं। अब देखिए 1 और 2 के दरमियान 1 का ही गैप होता है, 2 और 3 के दरमियान 1 का ही गैप होता है। मतलब 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 2 बन जाता है, 2 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 3 बन जाता है, 3 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 4 बन जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं एक ख़ास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। अगर हम भी नंबर्स को एक तरतीब से लिख दें तो उस तरतीब को हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ लिख देना क्या कहलाता है? सीक्वेंस। अब तरतीब में जिस चीज़ का आप ख्याल रखते हो, तो भाई देखें यहाँ से ये टर्म बनाई है मैंने, 1 से 2 बनाया है 1 को ऐड करके, 2 से 3 बनाया है 1 को ऐड करके। तो ये जो आप एक नंबर को ऐड कर रहे हो ये बेसिकली रूल कहलाता है। उस सीक्वेंस का क्या कहलाता है? रूल। रूल ये है कि भाई अगली टर्म मुझे लेनी है तो मुझे इस टर्म में 1 को ऐड करना होगा। तो ये क्या कहलाता है? रूल। अब ये ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी बुक में दो तरह के रूल आपको पढ़ाए जाने वाले हैं, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन में क्या होगा कि सेम नंबर ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म लेते जाओ। अब टर्म्स क्या होती हैं? ये जो नंबर्स हैं, पहला नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर सेकंड टर्म, थर्ड नंबर थर्ड टर्म। अब इन सेम केस मैं अगर लिख लेता हूँ इवन नंबर्स का सेट, इसमें आता है 2, इसमें आता है 4, इसमें आता है 6, इसमें आता है 8 और इस तरह से 10 और फिर चलता जा रहा है। अब ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि इनकी तरतीब है। 2 से 4 बनाने के लिए 2 की एडिशन, 4 से 6 बनाने के लिए 2 की एडिशन, 6 से 8 बनाने के लिए 2 की एडिशन, 8 से 10 बनाने के लिए 2 की एडिशन। मतलब नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ लिखा गया है और उस तरतीब में जो ख्याल रखा गया है कि नई टर्म जब लिखी गई है, नया नंबर जो लिखा गया है वो क्या है? दो नंबर को ऐड करने से ही लिखा गया, मतलब उसमें 2 का एडिशन करने से लिखा गया है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बुक में फर्स्ट पेज पे जो आपका चैप्टर है उसके स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कह रहा है नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर सीक्वेंस। अब ये नंबर सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम नंबर्स को एक ऑर्डर के लिहाज से तरतीब से लिख दें तो उसको क्या कहते हैं? नंबर सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं ही की है। क्या नंबर सीक्वेंस, एक नंबर सीक्वेंस क्या है? इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपने क्या करना है? आपने नंबर्स को लिस्ट कर देना है किसी भी ऑर्डर से। ऑर्डर क्या मतलब? एक तरतीब। ऑर्डर कहते हैं एक तरतीब को। तो एक तरतीब से नंबर्स को लिस्ट करने का नाम क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। फिर से कह रहा हूँ, A number sequence is an ordered list of numbers। नंबर्स की जो आपने लिस्ट करना, नंबर्स को आपने लिस्ट करना एक खास ऑर्डर के साथ, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं पैटर्न। उसको बोलते हैं पैटर्न या फिर रूल। अब देखें इसमें जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो पहला एलिमेंट जो होता है हमारे सीक्वेंस का वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाती है, सेकंड जो होता है वो सेकंड टर्म कहलाती है, थर्ड जो होता है वो थर्ड टर्म कहलाती है, फोर्थ जो होती है वो फोर्थ टर्म कहलाती है। इन दिस वे हमारी टर्म्स, पहला नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड, सेकंड टर्म थर्ड, थर्ड टर्म। अब यहाँ पे हमने बात की है रूल की, पैटर्न की। क्या था? अ स्पेसिफिक रूल विच इज यूज टू obtain द नेक्स्ट टर्म इज नोन एज रूल ऑफ द पैटर्न। कि उस पैटर्न का रूल क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जिससे आप नेक्स्ट टर्म ले रहे हो। अब देखें नेक्स्ट टर्म लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 2 का एडिशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है?
2 + 2 which is equal to 4, 4 + 2 which is equal to 6, 6 + 2 which is equal to 8, 8 + 2 which is equal to 10। तो हम 2 का एडिशन कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा रूल होगा 2 का एडिशन, एडिंग 2 टू नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का एडिशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट मैंने राइट कर लिया है, जस्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस, कि सीक्वेंस बनाने के लिए कौन सा नंबर है जो ऐड किया गया है इस सीक्वेंस में, इस तरतीब को बनाने के लिए रूल क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में यही बात कर रहा है ना कि आपने बताना है कि इस सीक्वेंस को जो बनाया गया, जो जनरेट किया गया, इसमें कौन सा नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म हासिल की गई है। अब देखें 4 से 8 कैसे बना जी, 4 से 8 बनाने के लिए आप ऐड करें, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, 4 नंबर ऐड किए तब जाके नेक्स्ट आया। अब 8 से फिर 12 पे जाएंगे तो 4 ऐड फिर करना पड़ेगा, 9, 10, 11, 12, तो इसका मतलब 4 नंबर की एडिशन की गई है। तो जिस तरह से हमने वहाँ पे सीखा है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे 4 से और इसमें हम करेंगे 4 का एडिशन, 4 का एडिशन करेंगे और हम पहुँच जाएंगे 8 पे। अब 8 से हम जब स्टार्ट करेंगे और 4 का हम करेंगे एडिशन और पहुँच जाएंगे हम 12 पे। 12 से जब हम चलेंगे और फिर हम 4 का करेंगे एडिशन तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब देखें, ये जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि 2 तरह का आपको सीक्वेंस यहाँ पे आपकी बुक में दिया जाएगा, एक है एडिशन के लिहाज से और एक है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है कॉमन डिफरेंस और एक होता है कॉमन रेशो। ये कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो क्या होती है। कॉमन डिफरेंस होता है कि 2 टर्म्स के दरमियान कितना डिफरेंस पाया जाता है, और वो जो डिफरेंस होता है वही तो हमारा पैटर्न होता है, वही हमारा रूल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं लिखूं या ना लिखूं, यहाँ पर डिफरेंस क्या आपके पास आता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई सी 2 टर्म्स का डिफरेंस। अब कोई सी 2 टर्म का मतलब है कि आपने एक टर्म लेनी है, उससे प्रीवियस टर्म उसमें से माइनस करनी है, प्रीवियस टर्म। ठीक है, आपने 8 पकड़ा, 8 में से पिछली टर्म है 4, तो विच इज इक्वल टू 4। अब मैं 12 को पकड़ता हूँ, तो अगर 12 लेता हूँ तो 12 में से 8, उससे पिछली टर्म कितनी है, 8 है, तो फिर भी 4। अगर मैं 16 को पकड़ लेता हूँ तो 16 से पिछली टर्म कितनी है, 12, विच इज इक्वल टू 8। तो आपको डिफरेंस सेम मिलेगा, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है कि आपको बताता है कि आपका रूल क्या है। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम उसका रूल देखेंगे, और रूल होगा कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में या कॉमन रेशो की फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो कॉमन रेशो बात करेंगे, और अगर डिफरेंस या एडिशन के यहाँ से आ रहा तो फिर हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की। अब देखें, हमारा कॉमन डिफरेंस आता है 8 - 4 विच इज इक्वल टू 2। आप हमेशा क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल दें, क्योंकि ये छोटी टर्म्स होती हैं, सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। अदरवाइज 16 में से 12 निकालेंगे तो रिजल्ट तो फिर भी आपको सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मिलेगा। अब कॉमन डिफरेंस 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4 है, सो 4 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा आंसर क्या है कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है इस पैटर्न के लिहाज से। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 12, 17, 22, 27। आपने क्या करना है इस बार, फिर वही सिचुएशन। तो 12 में कितने ऐड करें, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 पे पहुंचेंगे तो 5 नंबर हम मूव करके गए होंगे। तो 12 में हम 5 का एडिशन करते हैं और हम पहुंच जाते हैं जी 17 पे। अब 17 में जी हम 5 का एडिशन करते हैं
और हम पहुंच जाते हैं 22 पे। अब 22 में हम 5 का एडिशन करते हैं और हम पहुंच जाते हैं 27 पे। तो कॉमन डिफरेंस, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कोई सी दो टर्म्स ले लो, एक टर्म उससे पिछली टर्म उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 17 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 5। आप और कर लें, लेट्स से 27 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 5। अब लेट्स से 22 माइनस 17 फिर भी 5। लेकिन आप क्या करें, पहली दो को ही पकड़ लें, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका पैटर्न, वही आपका रूल है। सो 5 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। के नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए मुझे 5 का एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सीक्वेंस बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, 28 से 34 तक जाना है। तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो 6 पॉइंट्स मुझे मूव करने पड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम 6 पॉइंट आगे ऐड करके जाएं तो हम पहुँच जाते हैं 34 पे। 34 से हम 6 पॉइंट मूव करके जाएं, हम पहुँच जाते हैं 40 पे। 40 से हम 6 पॉइंट मूव करके जाएं तो हम पहुंच जाते हैं 46 पे। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस कितना है, 34 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 6। आप किसी का भी कर लें, जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी ले लें, तो आप लास्ट वाले भी ले लेंगे तब भी आपको रिजल्ट 6 मिलेगा। सो 6 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब बात कर लेते हैं जी फोर्थ पार्ट। सिचुएशन यहाँ भी कुछ ऐसी ही है। अब देखिए 101 से 6 तक पहुँचना है, तो 2, 3, 4, 5, 6। इस बार हमें कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट मूव करने पड़े। तो हम 101 में 5 पॉइंट्स ऐड करते हैं तो हमें 106 मिलता है। 106 में हम फिर 5 पॉइंट ऐड करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं 111 पे, मतलब 111 पे। फिर हम 5 ऐड करते हैं तो प्लस का 5, तो हम पहुंच जाते हैं 116 पे। अब कॉमन डिफरेंस 106 माइनस 101 विच इज इक्वल टू 5। तो आप किसी को भी लेके कर लो। सो 5 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपको दो तरह के सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक एडिशन वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला। ये है मल्टीप्लिकेशन वाला। अब देखिए 3 का 6 कैसे बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 2, 6 बन गया। 6 का 2 करेंगे तो 6 2 जार 12 बन गया। अब 12 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। क्वेश्चन भी आपका ये है कि व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाने के लिए क्या नंबर मल्टीप्लाई करना, तो वो है 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर ये वाला फार्मूला तो है ना भैया, कॉमन रेशियो बराबर है प्रीवियस आपके पास नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस। आप क्या करेंगे, कोई भी टर्म उससे पिछली टर्म उस पर करो डिवाइड, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ही आपको मल्टीप्लाई करना। तो आप कर लें 24 बाय 12 कर लें तब भी 2 आता है। आप 12 बाय 6 कर लें तब भी 2 आता है। आप 6 बाय 3 कर लें तब भी 2 आता है। तो आपका कॉमन रेशो 2 है। सो नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सो 2 इज मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। सेकंड में भी सिचुएशन वही है, 5, 10, 20 और 40। तो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। इस केस में हमारे पास वही है। तो हम 5 से 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से 2 बनाने 40 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन रेशियो 10/5 विच इज इक्वल टू 2। चाहे आप कोई भी ले लें 40/20 फिर भी आपको 2 मिलेगा। तो वो बात मैं कर चुका हूँ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं। सो 2 इज मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो यहाँ भी सिचुएशन वही है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है। तो इसको टाइम्स 3 लिखना चाहिए, 6 टाइम्स 3।
ठीक है। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 54। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 162। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें 6 का 3 से तो 18 होता, 18 3 ज़ार 8 3 ज़ार कितना होता है 24, 3 1 ज़ार 3 + 2 54। 54 को फिर 3 से कर लेते हैं तो 4 3 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 + 1 आपके पास 16, तो 162। तो ये देख सकते हैं पहले बना 6 3 ज़ार 18, 18 से फिर 50, फिर ये आपके पास 162। तो कॉमन रेशो फिर क्या बन रही है 3। आप कोई से भी डिवाइड करके देखें। सो 3 इज मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट 7 14 28 56। तो फिर भी 2 का डबल है, मतलब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें 56। सो कॉमन रेशो आपके पास सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 14 बाय 7 विच इज इक्वल टू 2। सो 2 इज मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वही कह रहे हैं जो हमने पीछे किया। कह रहा है यूज द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। आपने इस पैटर्न को देखना है और जो टर्म्स हैं तीन टर्म्स आपको दिए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आपने रूल फाइंड करना। तो वो तो आप पहले भी कर रहे हो, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो अब देखें 52 से 57 बना क्या है, अब एडिशन है। 57 से 62 एडिशन हो रहा है। तो आपने ये वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि ये हो क्या रहा है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जज आप कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे 52 में हम 5 ऐड करते हैं, एडिशन 5। ठीक है, एडिशन 5 तो आपको मिलेगा 57। 57 में आप फिर 5 ऐड करते हो तो बनेगा 62। तो कॉमन डिफरेंस 57 माइनस 52 इक्वल टू 5 है। सो 5 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। यहाँ तक आपका आंसर इनफ है। ठीक है, क्योंकि जो उसने कहा वो हमने करके दिखा दिया, लेकिन इसके साथ मैंने ये 2 वाले स्टेप और बढ़ाए। ये इस काम की वजाहत है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो कि अगर ये पैटर्न है तो इस तरह से हम चलेंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम मिलेंगी। लेकिन ये अगर आप चाहते हो कि मुझे करना है कर लें, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी जो बात हमसे पूछी गई है वो हमने यहाँ तक कर दिया है। आगे जो हम बात करें ये उसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो कि भाई देखिए उसने कहा कि आप रूल फाइंड करें, रूल हमने फाइंड किया। अब रूल की मदद से हम नेक्स्ट टर्म कैसे बनाते हैं वो मैंने करके दिखाया। अगर करना चाहते हो तो कर लो, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं। अब अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, 62 में हम एक फाइंड जो अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 67 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी हो तो 67 में 5 ऐड करके 72 बना देंगे। लेकिन ये अगर आप चाहते हो तो करो, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप चाहते हो तो कर लो, नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई जो है ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए चाहते हो तो कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड पार्ट। सिचुएशन यहाँ भी वही है, 78 से जाएंगे 79 80 81 82 83 84 85। कितने पॉइंट्स आ गए, 7 पॉइंट्स हो गए। तो हम 7 पॉइंट्स हम मूव करते हैं, तो प्लस करते हैं 7 और पहुँच जाएंगे 85 पे। 85 में करेंगे 7 ऐड, पहुँच जाएंगे हम 92 पे। तो इस तरह से 85 माइनस 78, तो 7 कॉमन डिफरेंस हो गया। सो 7 इज एडेड टू ईच टर्म। सो क्या है, ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। यहाँ तक आप कर लें काफ़ी है। और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपकी अपनी चॉइस है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न। कि आप पैटर्न रूल का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न फाइंड करें। ठीक है, पैटर्न मतलब सीक्वेंस फाइंड करें कि इसका सीक्वेंस क्या बनेगा। अब वो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि स्टार्ट एट 8 से शुरू करना है एंड ऐड टू ईच टाइम, और हर बार 2 ऐड करना है। तो इसका मतलब उसने जो कॉमन डिफरेंस दे दिया वो हमें 2 दे दिया और ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस हमें मिला है 2।
सो 2 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो सीधी सीधी उसने दी हुई है 8, सेकंड निकालने के लिए 8 में 2 ऐड कर देंगे 10 बन जाएगा। थर्ड निकालने के लिए जो है सेकंड में 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास थर्ड आ जाएगी, फिर थर्ड में 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास फोर्थ आ जाएगी। ये हमने 4 टर्म्स निकाली और हमने चूंकि पैटर्न लिखना है तो हम इसका पैटर्न कुछ इस तरह से लिखेंगे, पैटर्न ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब 8 पहला नंबर 8, दूसरा 10, फिर अब 12, फिर 14, मतलब 8 10 12 एंड 14 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम चलते जाएंगे और ये हमारा पैटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। सेकंड में कह रहे हैं कि स्टार्ट 3 एंड मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन की बात आई है तो इसका मतलब हुआ कॉमन रेशो। ऐसा ही इस बार हमें रेशो दिया है, पीछे हमें क्या दिया था, पहले हमने जो है एडिशन करने के लिए कहा था कि हर बार आपको 2 ऐड करना है, अब हर बार 2 मल्टीप्लाई करना है तो इस बार हम लिखेंगे कॉमन रेशो। सो 2 इज मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो 3 उसने दी है, सेकेंड टर्म 3 2 6 हो गया, थर्ड टर्म 6 2 12 हो गया, फोर्थ टर्म 12 2 24। तो सीक्वेंस बना 3 6 12 24 अप सो ऑन। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस दे रहे हैं, आपने मिसिंग टर्म देनी है। अब सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एडिशन के लिहाज से हो रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो रहे हैं। अब देखिए 7 से 10 बना 3 का एडिशन, 10 से 13 बना 3 का एडिशन, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस है 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, हर बार 3 का एडिशन किया जा रहा है। सो 3 इज एडेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो हम क्या निकालते हैं, हम ये वाली टर्म फोर्थ टर्म कहलाएगी, ये वाली फिफ्थ टर्म कहलाएगी और ये वाली सिक्स्थ टर्म कहलाएगी। तो फोर्थ टर्म जो है 13 प्लस 4, इससे पिछली क्या थी 13 थी ना, तो 13 प्लस 3 कितना बन गया 16। तो 15 जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, इस 16 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 19 बन जाएगा। इससे अगली टर्म निकालने के लिए मुझे फिर 3 का एडिशन करना पड़ेगा तो 22। तो यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 19 और यहाँ पर आएगा 22। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि इसकी फोर्थ टर्म है ये, फिफ्थ ये और सिक्स ये है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड की। सेकंड में भी सिचुएशन वही है। अब देखें 6 का जो अब डबल है, 6 2 12, लेकिन 12 2 24 होना चाहिए था। एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी नहीं है। तो 6 में 6 ऐड करें तो 12, 12 में 6 ऐड करें तो 18। तो कॉमन डिफरेंस है 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। आप चाहे तो 18 में से 12 निकालोगे तब भी आपको 6 ही मिलेगा। सो 6 इज एडेड इन ई टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो ऐड करके देखते हैं। अब देखें 18 में हम ऐड कर देते हैं 6 जो कि 24 बनता है, 24 में हम 6 ऐड कर देते हैं 30 बनता है, अब 30 में 6 ऐड कर देते हैं तो 36 बनता है। तो इन जगह पे 24 30 एंड 36 आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी कुछ सेम ही है, यहाँ पर देखें, लेकिन 23 20 और ये 17, अब क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। आप देखें ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 23 से ये लेस होके 20 आ गया, 20 से ये लेस होके 17 आ गया। वही सिचुएशन, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला वही होता है। क्या है कॉमन डिफरेंस, आपने एक टर्म लेनी, उससे पिछली उसमें से माइनस करनी। हम ऐसा ही करें जैसा कि हम पहले कर रहे हैं, चाहे वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला यही है, कॉमन डिफरेंस 20 माइनस 23 माइनस 3 आ गया। तो इस बार हर बार माइनस 3 जो है वो उसके साथ ऐड करना है। दूसरे लफ्जों में 3 की सब्ट्रैक्शन, माइनस को आप साइड पे कर लें, बाकी रह गया 3, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करना है या फिर माइनस 3 को हर बार ऐड करना है। दोनों का मतलब सेम है। माइनस 3 को ऐड करने का मतलब ये आपने माइनस 3 करना है, दो है दोनों 3 जो 3 को सब्ट्रैक्ट करना उसका मतलब भी वही है। तो क्या लिखा है मैंने, सो 3 इज सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो क्या करेंगे,
फोर्थ टर्म निकालने के लिए 17 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 14। अब 14 में से 3 फिर निकाल देंगे तो बचेगा 11। 11 में से 3 फिर निकाल देंगे तो फिर बचेगा जो है 8। तो इसका मतलब फोर्थ टर्म आएगी 14, फिर आएगी 11 और फिर आएगी 8। अब 8 में से 3 फिर निकालो तो 5 नहीं बचता, ये देखो जो उसने एंड पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में सिचुएशन 98, 96, 94। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम ही हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 96 में 98 निकालेंगे, -2 आएगा। तो इस बार हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए। सो 2 इज सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। फोर्थ टर्म 94 में से 2 निकालेंगे जो कि 92 आता है। फिर फिफ्थ टर्म 92 में से 2 निकालेंगे जो 90 आता है। अब 90 में से 2 निकालेंगे तो 88, 8 में से 2 निकालेंगे तो 86 नहीं आता, ये लिखा हुआ। तो इसका मतलब फोर्थ टर्म ये आएगी, फिफ्थ टर्म ये आएगी और सिक्स टर्म ये आएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े मज़े का क्वेश्चन है। अब देखें, इस केस में कोई आपको एक का टर्म फाइंड करने को नहीं कहा, उसने कहा कि भाई इस सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करो। अब जनरल टर्म वो टर्म होती है जो इन सब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, इन सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। वो एक टर्म, कुछ भी आप उस टर्म से कोई भी टर्म बना सकते हो। एक ऐसी टर्म होती है जिससे आप कोई टर्म भी बना सकते हो। अब देखें, सबसे पहले आपको जनरल टर्म बनाने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कॉमन रेशो नहीं होगी, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, आप उसकी जनरल सीक्वेंस जनरल टर्म बना ही नहीं सकते। तो पहले केस में आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब देखिए, ये एडिशन से ही बन रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन से 6 13 नहीं बनता। तो 6 13 में से 6 निकालेंगे 7 आता है। तो चाहे 20 में से 13 निकाल दो तब भी 7 आता है, 17 में 27 निकाल दो तब भी 7 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 7 बना कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस। अब देखें, 7 का टेबल आपको आता है, 7 के टेबल से ये सारी टर्म मुझे बनानी है। 7 का पहला जो 7 टेबल में पहली टर्म आती है 7 1s are 7, इस हिसाब से बनाना। तो मैंने क्या लिखा, 7 1s are 7 2s are 7 3s are 7 4s are। ठीक है, 7 का टेबल आपने लिख लेना। अब 7 के टेबल से 6 कैसे बनाना है। 7 के टेबल में पहली टर्म होती है कौन सी, 7। अब 7 से 6 बनाने के लिए मुझे 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखिए, 7 1s are 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या 6 नहीं बनता, बनता है भाई। 7 का 2 डबल होता है, 7 का डबल होता है 14, 14 में से 1 निकाल दूं 13 नहीं बनता, बनता है जी। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँ 21, 21 में से 1 निकाल दूं, क्या 20 नहीं आता। 28 में से 1 निकाल दूं, क्या 27 नहीं आता। ये जो मैंने लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4, ये जो मैं पीछे नंबर लिख रहा था कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो बराबर होती है A1 के। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 के, सेकंड टर्म A2 के, थर्ड टर्म A3 के। जनरल टर्म फाइंड करने के लिए वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म की बजाय A1 A2 A3 A4 का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये A1 क्या है, A1 यहाँ पे यूज़ किया तो 1 का टेबल है, 7 1s are, 2 है तो A के 7 का 2 से मल्टीपल है, 3 है तो 7 का 3 से मल्टीपल है, 4 है तो 7 का 4 से मल्टीपल है। इसीलिए मैंने इनको नंबर्स को सेम कर दिया ताकि हमें पहचानना जो है आसान रहे कि 1 वाले को 7 1 से बना, 7 1s are 7 करके उसमें से करना है, सेकेंड टर्म को A7 2 से करना है, सेम करना है ना। सेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जनरल टर्म बनाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर देखें 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ तो हर बार माइनस ही हो रहा है तो हमें कोई मसला ही नहीं है। हमें कहीं भी कुछ करना होगा, अगर हमें A10 निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 1, 70 माइनस 1 करेंगे तो 69 आ जाएगा। अब एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी तरतीब हमने फाइंड कर ली है कि हम कुछ भी, अगर हमें A1000 टर्म फाइंड करनी है तो मसला नहीं है,
क्योंकि 7 इंटू 1000 -1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या आता है। सॉरी 1000 लिखना था मुझे। कौन सी मुझे 48 टर्म्स चाहिए, तो ए 48 लिखूंगा और ये हो जाएगी 7 टाइम्स 48 -1। तो मतलब ये हुआ, सीधी बात करते हैं कि ये हमें एक तरतीब ऐसी मिल गई है जिससे हम कोई भी टर्म बना सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में मैंने इनको इसलिए सेम कर दिया कि देखें अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर लूँगा, 1 माइनस करूँगा तो रिजल्ट आपको जो है मिलेगा वो उसकी टर्म होगी। अब हमें कहा गया था जर्नल टर्म। जर्नल टर्म होती है an, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हम नंबर्स यूज कर रहे हैं, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो इसका मतलब मैं अगर इन 4 नंबर की जगह पे n लिख दूँ तो कैसा रहेगा। अब देखिए अगर मैं इसी काम को चलाता रहूँ, ठीक है, मैं 5th ले लूँ, जो है 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, 7 ले लूँ, 8 ले लूँ और चलता रहूँ, लेट से nth टर्म लिखनी है तो मैं 7 यहाँ पर an 7n और 1, तो 7 टाइम्स n तो 7n लिखा जाता है। तो ये हमारी बन जाएगी जर्नल टर्म। अब इस टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, कहीं की भी, चाहे कोई भी टर्म हो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जर्नल टर्म में कैसी टर्म होती है जो सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप a1 निकाल, भाई a1 हम निकालना चाहते हैं, वो तो हमें बाकी को तो हम नहीं निकालते ना, हम a1 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, n को 1 पुट कर देंगे ना, तो 7 इंटू 1 -1, तो 7 1 7 -1 करेंगे तो क्या आएगा 6। तो यही टर्म नहीं थी। अगर मुझे 2 करना है तो 7 2 14, 14 में से 1 निकालूंगा तो 13 नहीं बन जाएगी। तो ये है जनरल टर्म। अब देखें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसके टेबल की मदद से आपने उन वैल्यूज को जनरेट करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी सेकंड की। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लिख दिया जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब हम थोड़े बड़े हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। 7 -5 लिख लें, ठीक है। 7 -5 इज इक्वल टू 2। अब 7 -5 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज एडेड टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, वही सिचुएशन। अब हमारा कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2 का टेबल तो आपको आता है ना भाई। अब 2 के टेबल में पहली टर्म होती है 2, 2 1 2 होता है ना, 2 1 2, तो 2 में मैं क्या ऐड करूं, मुझे 5 मिले तो मुझे 3 को ऐड करना है तब 5 बनेगा ना, तो मैंने 3 को ऐड कर दिया। 2 के टेबल में जो सेकंड आता है 2 2 4, अब 4 में मैं क्या ऐड करूं 7, तो 3 ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है 2 के टेबल में थर्ड वाला होता है 6, तो 6 में मैं क्या ऐड करूं 9 बनाने के लिए, तो 3, तो इसका मतलब हर बार मुझे 3 ही ऐड करना है, ठीक है। और 2 का टेबल हमारा बन गया, 2 1 2, 2 2 2, 2 3 2 4, मसला ही कोई नहीं है। अब 5 बनाने के लिए 3 का एडिशन, 7 बनाने के लिए 3 का एडिशन, 3 का एडिशन, 3 का एडिशन, तो इसका मतलब हमारी जर्नल टर्म क्या बन जाएगी an। इस तरह से हम अगर चलते रहे, नीचे नीचे मैंने 3 डॉट्स लगाए, इसका मतलब क्या है कि यही काम हमने अगर जारी रखा तो हम आखिर यहाँ पहुँच जाएंगे अपनी nth टर्म पे जो जर्नल टर्म कहलाती है। तो 2 इंटू n, क्योंकि यहाँ और यहाँ वाला नंबर क्या होता है सेम होता है, और अगर मैं यहाँ n लिख दूँ तो यहाँ भी मुझे n ही लिखना पड़ेगा। तो an विच इज इक्वल टू 2n, सो 2 और n का मल्टीपल हटा के मैं 2n इकट्ठा लिख लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है, +3, तो ये हमारी बन जाएगी जनरल टर्म। अब बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो कॉमन डिफरेंस मैं इस बार निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमें वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं आपके लिए भाई नहीं सर मुझे तो करना ही करना है, तो 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब 5 का जो है क्या बना है 5 का टेबल, तो 5 का टेबल में पहला 5 1 क्या होता है 5 होता है। 5 से 4 कैसे बनाएंगे भाई, 1 को हटा देते हैं तो 4 ही बन जाएगा, ऐसा ही है। फिर 5 2 10, 5 2 10, तो 10 में से मुझे 9 बनाना तो मुझे 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, 5 3 आर 15, 15 से मैं जी 14 बनाना चाहता हूँ तो मुझे 1 ही निकालना पड़ेगा। तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 5 3, 5 4, -1 हर बार निकालता जाऊंगा तो मुझे टर्म्स मिलती जाएंगी। तो जर्नल टर्म क्या बनेगी 5n-1। तो बिल्कुल आसान सा काम है, यहाँ पर आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको मुश्किल बनाना चाहते हैं तो फिर एक अलग बात है। 5 क्रॉस n-1 तो 5n-1 इसकी बनेगी जनरल टर्म। अब बात कर लेते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, तो सबसे पहले हमने निकालिया कॉमन डिफरेंस। अब 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर आप देख लें कि 12 में से 2 निकालें तो 10 आता है। अब 10 का टेबल से आपने ये सारी टर्म्स बनानी है। तो 10 के टेबल में 10 1 आर 10 होता है। अब 10 जो है 10 से 12 बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, 8 हमें निकालने पड़ेंगे, तब जाके 2 बचेगा ना हमें। तो ऐसे जाके होगा। अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 10 का 2 से तो 20। अब 20 से मुझे बनाने 12, तो 20 से 12 बनाने के लिए फिर मुझे 8 से माइनस करना पड़ेगा। 30 से मुझे 22 बनाना है तो फिर मुझे 8 से माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से मेरा चलता रहेगा सीक्वेंस। अब 10 1 10, 10 में से 8 निकालेंगे 2, 20 में से 8 निकालेंगे आपके पास 12, एंड 20 में से 30 में से 8 निकालेंगे 22, एंड 40 में से 8 निकालेंगे तो 32। तो बन गए ना जनरल टर्म क्या 10n-8। तो 10 टाइम्स यहाँ पर हमारा सेम चल रहा है, वही सिचुएशन बार बार बताना जो है आपको भी लगेगा कि सर क्या 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 बात बार बार कर रहे हैं। तो ये देखें जो हमने सेम किए सेम हम टेबल इसलिए करते इसलिए हैं क्या कि हमें बाद में यूज़ करने के लिए nth टर्म मसला ना हो। ठीक है, तो n यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, 10n 10n हो गया, -8 हो गया। तो इस तरह से हमारी ये जनरल टर्म बन गई और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म। अब आपको जनरल टर्म दे दी और कहा कि भाई इसमें से कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करो, मतलब 30, मतलब 30वीं टर्म फाइंड करो। तो n को 30 पुट कर देंगे। अगर हमें जनरल टर्म बनाना आ गया है तो हमें ये कौन सा मुश्किल है कि हमें ये वाली टर्म जस्ट n की जगह पे 30 लिख देंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो हमारा सीक्वेंस है ये जनरल टर्म वाला, n पुट कर देंगे 30। सो यहाँ भी हो गया 30 और यहाँ भी हो गया 30। तो 30 का डबल होता है 60, 60 में 1 ऐड करें तो 61। बस इतना ही काम था, जस्ट हमने n को इंसर्ट कर दिया। 30 का हुआ है तो हमने 30 पुट कर दिया। 30 और 30, 30 का डबल 60 और 60 में 1 ऐड करेंगे तो 61। तो बस इतना ही काम था हमारा। अब बात कर लेते हैं जी सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी n की जगह पे क्या कर लेंगे 30। तो ये हमारी है nth टर्म, इसमें हमने 30 इंसर्ट किया तो 4 3 12, 4 0 0, तो 120 बन गया। अब 120 में 4 ऐड करेंगे तो 124। तो इसका आंसर आ जाएगा 124। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर an 5n-2 है तो n को पुट कर लेंगे 30। तो 5 इंटू 30 तो 5 0 0, 5 3 15, 150 बन गया। 150 में से 2 निकालेंगे तो 148। ठीक है, 148 मतलब 148 इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, ये हमारी है nth टर्म, हमने 30 पुट करना है। तो यहाँ n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 30। तो 2 इंटू 30 जो कि 60 बनेगा। 60 में 1 ऐड करेंगे 61 हो जाएगा। तो 3/61। बिल्कुल आसान सा काम है। डिनोमिनेटर ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसमें तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि वहाँ n है नहीं, डिनोमिनेटर में n है। तो जहाँ n था वहाँ 30 पुट कर दिया। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके 60 बनता है। अब 60 में 1 ऐड करेंगे 61 और ये अब नहीं कैंसिल होते हैं। तो इसका मतलब 3/61 ही हमारा रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जनरल टर्म हम आपको दे रहे हैं, आपने इसकी पहली 4 टर्म्स जो हैं सीक्वेंस की वो हमें निकाल के देनी है। अब n1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, n2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, n3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, n4 पुट करेंगे तो चौथी टर्म आएगी। बिल्कुल सिंपल सा काम है। an है 3n+5, तो n1 2 एंड 3 4 पुट करेंगे। मैंने यहाँ लिखा पुट n1 n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। मैंने 4 टर्म निकाली तो चारों को मैंने पुट कर दिया बारी बारी, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा।
वन टाइम। तो पहले मैंने n1 पुट किया, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो 3 1s आर 3 और प्लस 5, 3 1s आर 3 प्लस 5, 3 और 5 कितना होता है 8 होता है। अब 3 2s आर 6, 6 में आप 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 2s आर 6, 6 प्लस 5 कितना होता है 11। अब 3 3s आर 9, 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होता है 14 होता है। 3 4s आर 12, 12 में आप क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17। अच्छा, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये तो हमने प्रॉपर वे में कर लिया ना। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया, तो 3 का टेबल आपको आता है या 3, आप क्या करें पहली टर्म आपने गौर से देख लेनी। अब 3 पहली टर्म आपने क्या निकाली है 8, 8 में 3 ऐड करो, तो 8 में 3 का ऐड करो 11, 11 में 3 ऐड करो 14, 14 में 3 ऐड करो 17। तो इसका मतलब अगर आप 3 ऐड करने से यही नंबर बन रहे हैं तो इसका मतलब जो टर्म आपने निकाली है वो सही है। अगर 3 ऐड करने से यहाँ पर n के साथ जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वही हमारा पैटर्न होता है। n के साथ जो होता है, n के साथ 3 है तो इसका मतलब 3 हमारा पैटर्न है, 3 का एडिशन। ठीक है, तो इसका मतलब 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17। तो हमारा आंसर सही है, हमें कोई भी परेशान लेने की ज़रूरत तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी वही सिचुएशन है कि आपने 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो n पुट कर देंगे 1, तो 8 1s आर 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10 हो गया। 8 2s आर 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 8 3s आर 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। 8 3s आर 20, यहाँ पर सॉरी 32, 32 में 2 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। अब जिस तरह से मैंने कहा कि भाई अगर n के साथ जो नंबर आ रहा है वही हमारा पैटर्न है, तो यहाँ पर देखिए 10 में 8 ऐड करें 18, 18 में 8 ऐड करें 26, 26 में 8 ऐड करें 34। तो इसका मतलब हमने सही किया। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की सिचुएशन, यहाँ भी वही है। n 1 2 एंड 3 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1s आर 5 प्लस 1 6। बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चों वाला काम है, इसकी सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेशन सॉरी। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 1s आर 1 और 5 1s आर 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 4 5s आर 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। ठीक है, अब क्या है 5 3 का क्यूब सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 9s आर 45, 45 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 5 से मल्टीपल, 6 5s आर 6 5 30 होता है ना, 6 5 30 और 5 1 5 प्लस 3 8, 80 बन जाएगा। 80 में 1 ऐड करेंगे 81 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये n स्क्वायर है, वो वाला जो फार्मूला हम कर रहे थे वो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्या है ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा n नहीं है। सिंपल n होता तो फिर हमारा वो फार्मूला लगता है, यहाँ नहीं लगेगा। तो हर बार आपने नहीं लगाना, बस आपने ये देखना है कि वहाँ पर अगर n है तो फिर आपने इस चीज़ को यूज़ कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ भी सिचुएशन वही है, n 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे एंड 4 पुट करेंगे। तो 1 पुट किया 4 इंटू 1 प्लस 12, 4 1s आर 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, 4 2s आर 8, 8 प्लस 12 आ गया 20, 4 3s आर 12, 12 प्लस 12 24, 4 4s आर 16, 16 प्लस 12 28। अब आपके पास वही सेम सिचुएशन है, 4 है तो 16 में 4 ऐड किया 20, 4 ऐड किया 24, 4 ऐड किया 28। तो इसका मतलब हमने सही किया। तो यही टर्म्स आपको फाइंड करनी थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टाल ग्रो 2 सेंटीमीटर ईच वीक। तो क्या कह रहे हैं कि एक प्लांट है यानी कि पौधा है जो कि 17 सेंटीमीटर टाल है, मतलब उसकी जो लंबाई है या फिर हाइट समझ सकते हो कि 17 सेंटीमीटर उसकी पहले से हाइट है जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है ग्रो कर रहा है 2 सेंटीमीटर एट सॉरी ईच वीक, हर हफ्ते में वो 2 सेंटीमीटर क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर उसकी पहले से क्या है
उसकी हाइट है, उस वो टाल है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर पहले से है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जो है 2 सेंटीमीटर हर हफ्ते में अपनी अपनी जो टालनेस है उसको बढ़ा रहा है, मतलब अपनी जो हाइट है उसको वो बढ़ा रहा है। आपको क्या करना है, कंप्लीट द सीक्वेंस को कंप्लीट करना है कि 17, फिर फर्स्ट वीक के बाद कितनी उसकी लेंथ होगी, या फिर टालनेस होगी, या टाल होगा, या फिर हाइट होगी, जो आप समझ सकते हो। 2 वीक हो गया और 3 वीक। अब देखें उसने कह दिया कि वो हर हफ्ते में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो हमारा 2 है। ठीक है ना, जिस तरह से हम सीक्वेंस को लेके चल रहे हैं हम तो इसको सीक्वेंस में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली कोई भी एक तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम करेंगे। अब देखें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, क्योंकि उसने कहा है कि वो हफ्ते में 2 सेंटीमीटर जो है वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब 2 सेंटीमीटर और ऊंचा हो जाता है। सो 2 सेंटीमीटर इज एडेड फॉर नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट वीक में क्या आएगा, फर्स्ट वीक में 17 में हम 2 ऐड करेंगे तो 19 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वीक में उसकी जो लंबाई होगी या उसकी जो टॉलनेस होगी या फिर हाइट होगी वो कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में उसकी जो जो लंबाई होगी या टॉलनेस होगी वो कितनी होगी, 19 + 2 जो कि 21 सेंटीमीटर। और तीसरे वीक में 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 सेंटीमीटर। इस तरह से फर्स्ट वीक की 19, सेकेंड की 21 एंड 23। तो ये हमारा ए पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। बी पोर्शन में उसने हमसे पूछा कि भाई बताओ हाउ टाल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। तो 3 हफ्तों के बाद, 3 वीक्स के बाद उसकी टालनेस कितनी होगी। तो अभी तो हमने बात की है 23, हमने निकाल लिया है ना, पिछले को सॉल्व करते करते हमें पता चल गया कि 23 है। सो आफ्टर 3 वीक्स प्लांट्स विल बी 23 सेंटीमीटर टाल। ठीक है, उसकी जो लंबाई होगी वो जो है वो लंबा होगा, कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब हाइट, उसकी हाइट ज़्यादा बेस्ट था मेरे ख्याल में, हाइट होगी जो उसकी वो 23 सेंटीमीटर होगी। फिर वो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी वीक्स मतलब कितने हफ्तों के बाद द प्लांट, सॉरी, वीक्स विल बी प्लांट टू 27 सेंटीमीटर टाल। कि कितने हफ्तों के बाद उसकी जो टालनेस है, जो उसकी लंबाई है या जिसकी हाइट है वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब 27 सेंटीमीटर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सीक्वेंस को चलाते रहते हैं जिस तरह से हम चला रहे हैं। हम 23 में हम क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर लेते हैं फोर्थ वीक के लिए। 3 वीक तक हमने काम किया हुआ है ना, 3 वीक तक तो हम लेके आए हुए हैं। हम फोर्थ वीक और 5 वीक निकालेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, अपने सीक्वेंस को बढ़ाएंगे। जब हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट तो हम कर लेंगे बात। तो फोर्थ वीक में 23 + 2 करेंगे तो 25, और फिफ्थ वीक में 25 + 2 करेंगे 27। तो इसका मतलब फिफ्थ वीक में आपके पास रिजल्ट आपका क्या 27 सेंटीमीटर था। तो इसका मतलब आफ्टर 5 वीक्स, 5 हफ्तों के बाद प्लांट्स विल बी 23 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, 27 cm। ठीक है ना, ये हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती तो हो जाती है, और लिखना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, तंग करता है। कभी कभी एक ही गलती होती रहती है, लिखने में गड़बड़ हो जाती है। सो 5 हफ्तों के बाद उसकी जो, सॉरी 25, फिर मैंने गलत लिख दिया, जो कि 25 नहीं है 27 है। तो इसको इग्नोर कर लिया करें, जो मैं बोल रहा होता हूँ उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस कर लिया करें। तो क्या बात है कि 5 हफ्तों के बाद उसकी जो प्लांट की जो हाइट है, जो टालनेस है वो होगी 27 cm। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इब्राहिम सॉल्व 5 एक्सरसाइजेज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। अब ये लफ्ज़ इब्राहिम है, ये इब्राहिम है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा जो भी है। कि वो क्या करता है, वो 5 एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे वो बड़ी वाली एक्सरसाइज नहीं है बल्कि क्वेश्चन है, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैटर करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो 5 एक्सरसाइजेज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। कि एक इब्राहिम जो है वो 20 मिनट में 5 क्वेश्चन या 5 एक्सरसाइजेज करता है। एक्सरसाइजेज का मतलब क्वेश्चन है, क्योंकि आगे जो बात कर रहा है वो क्वेश्चन ही की कर रहा है। तो 5 क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट्स में सॉल्व कर लेता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेता है।
तो 7 क्वेश्चन 30 मिनट में, 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स, 9 क्वेश्चन जो हैं वो 40 मिनट्स में कर लेता है। तो when will he solve 13 and 15 क्वेश्चन if this pattern is continue, कि अगर आप भाई इस पैटर्न को कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स, आपने उनका टाइम भी बताना है और फिर उनको आवर्स और मिनट्स में चेंज भी करना। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर सीक्वेंस हमें बनाना पड़ेगा। अब लेट कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, कि वो जो हमारे पास क्वेश्चन हमें दे रहा है ना कि भाई 5 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, 13 या 15 क्वेश्चन, हम इनको टर्म्स बोल लेते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या है, एक सीक्वेंस की टर्म्स हैं। तो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, कि जो आपको क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो क्या है, हमारे सीक्वेंस की टर्म है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो क्या होगा, A5 जो है वो 20 मिनट्स हो जाएगा, A7 जो है वो 30 मिनट्स हो जाएगा, A9 जो है वो 40 मिनट्स हो जाएगा। ऐसा ही बनेगा जैसा कि हमने अजम्पशन में कहा कि भाई हमने ये कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारी टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो अगर 5 एक्सरसाइज है, ये 5 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब A5 विच इज इक्वल टू 20, A7 विच इज इक्वल टू 30 एंड A9 विच इज इक्वल टू 40। अब ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारी एक टर्म का नहीं आएगा बल्कि 2 टर्म्स का आएगा। और कॉमन डिफरेंस जितनी टर्म्स का आप मर्जी ले लें, कोई मसला नहीं होता। हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फॉर 2 टर्म्स, हम 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस लेते हैं, एक टर्म का नहीं लेते, क्योंकि एक टर्म हमारे पास है नहीं स्पेसिफिक, उसने 2 का गैप दिया हुआ, तो हम ऐसे लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फॉर 2 टर्म्स विच इज इक्वल टू 10। अब 9 से आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें 10 नहीं लिखना होगा, बल्कि क्या लिखना होगा भाई, 11 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है, 1 का नहीं है, तो इसको गड़बड़ नहीं कर देनी आपने। यहाँ पर ये जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला ये 2 का है, तो 9 में हम 11 टर्म कैसे निकालेंगे, 40 में 10 ऐड करके, ठीक है। तो 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 मिनट्स बन जाएगा। तो ये हो गई 11 टर्म। 13 टर्म फिर हम 2 पे चले जाएंगे, क्योंकि हम 13 पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 टर्म्स का है, तो इसीलिए हम चल रहे हैं। तो 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 बन जाएगा 1 आवर। तो A13 जो हमें कहा था उसने, A13 जो है वो 1 आवर बनता है और 60 मिनट्स वैसे बनते हैं, ठीक है। उसने दोनों चीज़ कहा था, उसने कहा था कि आप रिजल्ट पे निकालो, रिजल्ट के बाद उसको आवर्स में कन्वर्ट करो, तो 1 आवर हो गया। हमने दोनों काम कर दिए। A13 आपके पास 60 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 70 मिनट्स, और 70 मिनट्स को टाइम में कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर इज एंड 10 मिनट्स। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि 1 घंटा और 10 मिनट A13 यहाँ मैंने फिर मिस्टेक की हुई है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि लिखने में ये चीज़ हो जाती है, इसको आपने थोड़ा जेन में रखना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी 13 और यहाँ भी 13 और ये भी 13, सर कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये जब लिख रहे होते हैं तो फिर पता चलता है कि कितनी मिस्टेक्स है। आप देख लें कि आपके पास बुक का जो आई है न्यू एडिशन, इसको पता नहीं कितने रीडर्स ने पढ़ा है, ये आपको ऐसे ही बुक बन के नहीं मिल गई है, ठीक है। लिखने वाले ने लिखी है, टाइप की है, फिर उसको प्रूफ रीडिंग पता नहीं कितनी बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है इस बुक की, ऐसे नहीं आ जाती मार्केट में। कितनी बार प्रूफ रीडिंग होने के बाद फिर भी इतनी गलतियाँ होती हैं। तो हम अगर इसको 1 टाइम सॉल्व करके लिखते हैं तो मिस्टेक्स तो यहाँ भी होंगी, लाजमी बात है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप सही कर लिया करें। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ कंपनी यूज 10 कार्टन्स टू पैक बाल्स, कि एक कंपनी है जो गेंदों को पैक कर रही है, बाल्स को पैक कर रही है, जिसके लिए वो 10 कार्टन का इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। इफ़ द कंपनी पैक 20 बाल्स इन द फर्स्ट कार्टन, कि अगर वो जो कंपनी है वो 20 बालों को एक कार्टन में पैक करती है, 25 बाल्स इन सेकंड कार्टन, और तो सेकंड कार्टन में अगर 25 बालों को पैक कर देती है, एंड 30 बाल्स इन द थर्ड कार्टन, और तीसरे कार्टन में वो 30 बालों को पैक कर देती है, एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, देन फाइंड,
अगर आप इसी पैटर्न को जारी रखें तो आपको फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, द नंबर ऑफ बॉल इन 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है, 10th कार्टन। तो आपने सबकी जो है स्ट्रेंथ फाइंड करनी कि कितनी कितनी बाल्स उसमें पैक हुई हैं। अब जिस तरह से हमने पहले किया वैसे कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ कार्टन्स आर द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो आपके पास जो टर्म जो हमारे पास कार्टन्स के नंबर हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो हमारे पास क्या हो गए, सीक्वेंस हो गए, सीक्वेंस के नंबर्स हो गए, सीक्वेंस की टर्म्स हो गए, आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि A1 में 20 बार्स, A2 में आपके पास 25, A3 में 30 बार्स। अब देखें तो क्या करेंगे, हम ये बात करेंगे कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 25 माइनस 20, ऐसा ही है 25 माइनस 20, तो इस केस में हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। जिसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा चल रहा है 5, ऐसा ही है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो द 5 बाल्स आर एडेड फॉर नेक्स्ट कार्टन। तो अगले कार्टन में हम 5 बाल मज़ीद ऐड करते जाएंगे। अब देखें A4 में क्या हो जाएगा, A4 में A3 में 30 बाल थी ना, तो A4 में 30 प्लस 5 तो 35, A5 में 35 प्लस 5 40, A6 में 40 प्लस 5 45, A7 में 45 प्लस 5 50, A8 में 50 प्लस 5 55, A9 में 55 प्लस 5 आपके पास 60। इन द सेम केस A जो है 10 में 60 प्लस 5 65। तो A4 में 35 बार्स, A5 में आपके पास 40, 6 में 45, 7 में 50, 8 में 55, 9 में 60 और 10 में 65 बाल्स आ जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है कि हाउ मैनी बाल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्ड। तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है कि सब सारे कार्टन जितने भी हैं सबको इकट्ठा कर लो, ऑल टुगेदर सबको इकट्ठा करना। तो 10 के 10 कार्टन्स की बाल को आपने इकट्ठा करना है, वो कितनी बनती हैं, हाउ मैनी कितनी बनती हैं, बाल्स आर देयर ऑल टुगेदर सबको इकट्ठा किया जाए इन 10 कार्टन्स। तो 10 के 10 कार्टन्स की बाल्स को इकट्ठा करें तो बनती हैं कितनी, आपने बताना है। अब देखें पहले केस में फर्स्ट में 20, फिर 25 30 35 40 45 50 55 60 65 सबको किया ऐड, तो बना 425 बास, 425 बास 10 के 10 कार्टन में जो हैं वो होंगी। 10 कार्टन में 425 बास जो हैं वो पैक हो चुकी हैं। बस इतनी बात है। सेकंड में वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल बाल्स आपको फाइंड करनी है इफ़ द प्राइस ऑफ वन बाल इज 18 रुपीज़। अगर एक बाल की कीमत 18 रुपये है, मतलब क्या है 18 रुपीज़, ठीक है 18 रुपये, तो आपको 425 बाल्स की कीमत फाइंड करनी है। तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी बात है, क्योंकि हम एक ही पता हो तो हम जितने भी निकालना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 425 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7650 रुपीज़ 425 वालों की कीमत आ जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।